मेरा एक सवाल है, क्या एक अच्छा कमांडर होना काफ़ी है? कि क्या एक अच्छे कमांडर की क्वालिफ़िकेशन ये है कि उसने बड़ी जंगें देखी है? क्या एक कमांडर अच्छा है कि एक कमांडर जिसने बहुत जंगें देखी हैं वो अच्छा है? अब मेरा तीसरा सवाल, कि क्या वो कमांडर ज़्यादा अच्छा है जिसने कई हारती हुई जंगों की किस्मत बदली है अपनी बहादुरी से? कैसे रैंक करेंगे आप? वो कमांडर जिसने बहुत सारी जंगों की तकदीर बदल दी अपनी बहादुरी से, नंबर 1। आर यू डू यू एग्री? दूसरा, बैटल हार्डन्ड कमांडर इन जनरल जिसने बहुत जंगें देखी है, नंबर 2। और तीसरा, द कमांडर। आर वी कंफर्टेबल? इसका मतलब आपने अभी अभी चेहरा हिलाया है, आपने अभी अभी कहा वो कमांडर सबसे अच्छा जिसने बहुत सारी जंगों की तकदीरें अपनी हिम्मत से बदली हैं, उसके बाद वो जिसने बहुत जंगें देखी हैं। इसका मतलब आपने मुझे अभी अभी कहा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस, मतलब हिम्मत बहादुरी से जंगों की तकदीर बदलने वाला इमोशनल इंटेलिजेंस इज एज इंपॉर्टेंट और रादर मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेलिजेंस। क्या है बहादुरी? इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या है हिम्मत? इमोशनल इंटेलिजेंस। प्रेशर में परफॉर्म करके दिखाना, ये आईक्यू है कि ईक्यू है? जवाब है ईक्यू है। इसका मतलब है आपकी टीम का इमोशनल कोशंट, उसके जज्बात और प्रेशर में साबित कदम रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन इंटेलिजेंस कोशंट। लिख लीजिए उर्दू में इस बात को, साबित कदम रहना और इमोशनली इंटेलिजेंस रहना, ये इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट। इमोशनल इंटेलिजेंस होना ये इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब प्रेशर आएगा, प्रेशर आपको दबाएगा, उस वक्त ये ज्यादा जरूरी है कि आप टर्न अराउंड करने की हिम्मत रखने वाली टीम के साथ गिरे हुए। मतलब जो मैं अगली लाइन लिखाने जा रहा हूं, मैं जो अगली लाइन लिखाने जा रहा हूं वो सोने के पानी से लिखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज अ ट्रांसफॉर्मेटिव एसेट, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज अलोन वोंट ड्राइव चेंज। सही है? अब सुनना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपकी जो ए ग्रेड टीम है ना, उसमें इमोशनली इंटेलिजेंट लोग होने चाहिए। जितना प्रेशर आए उतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाए, उस तरह के लोग होना चाहिए ए ग्रेड टीम, जिसे हम फर्स्ट सर्कल भी कहते हैं, फर्स्ट सर्कल। और एक बहुत खास बात है जो अपने घर से वो लेकर नहीं आएंगे, ये किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उनके अंदर इनकलकेट करना होगा, मतलब आपको उनके अंदर इन पौधों को लगाना होगा। आपकी ए ग्रेड हायरिंग टीम में आपके फर्स्ट सर्कल में ब्रिज बिल्डर भी होने चाहिए। लिख लीजिए इस बात, ब्रिज बिल्डर, पुल बनाने वाले। पुल बनाने वाले मतलब लोगों को जोड़ने वाले। क्यों? जो पुल बना बना कर रखते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग अच्छी होती है, उनके कॉन्टैक्ट्स और नेटवर्किंग के सहारे के बिना आप क्राइसिस वाली सिचुएशन से नहीं निकल पाए। तो एज एन एंटरप्रेन्योर या तो आप बनिए ब्रिज बिल्डर, या अपनी हायरिंग टीम में आपकी ए ग्रेड टीम या आपके फर्स्ट सर्कल में ब्रिज बिल्डर लेकर आए। तो किसी ने क्या खूब कहा है, देखना, जाने वाला एम्प्लॉय है ना जो छोड़ के जा रहा है ना, उसको ज्यादा इज्जत दीजिए। सर वो छोड़ के जा रहा है, मैं कह रहा हूं जो छोड़ के जा रहा है उसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। क्यों? वो इज्जत उसको नहीं जा रही है, वो इज्जत जो आपके साथ रुके हुए हैं उनके दिल में उतर रही है। आप जब जानते हुए छोड़कर जाते हुए एम्प्लॉय को बेइज्जत करेंगे ना, जो आपके साथ रुके हुए हैं उनके दिल में बात आती है कि नहीं यार, हम जब तक इनके साथ है बड़ी इज्जत है, जब जा रहे हैं तो ये इज्जत भी जा रही है। इसे कहते हैं नेवर बर्न ब्रिजेस। पुल को कभी मत तोड़ो, पुल को कभी मत जलाओ। नेवर बर्न ब्रिजेस, क्या पता आपको फिर कब उसकी जरूरत पड़ जाए। एक एंटरप्रेन्योर को इतनी क्वालिटीज से गुजरना पड़ता है, तो यहां कोई आलिम हो तो मैं कहना चाहता हूं कि एक हदीस का मफहूम समझाने में मुझे 8 सेशन लग गए, सिर्फ एक हदीस का मफहूम। क्या है वो हदीस? अल्लाह ने बरकत के 10 टुकड़ों में से 9 टुकड़े तिजारत में रखे। कैसे नहीं होंगे 9? रहमत और बरकत के 9 टुकड़े तिजारत में कैसे नहीं होंगे जब एक ताजिर को अपने अंदर इतनी क्वालिटियां पैदा करनी पड़ती। आप सोचिए साहब कि एक हदीस की तशरीह अगर कोई पढ़ा लिखा करे तो कितने 8 सेशन लग जाते हैं साहब। कैन यू इमेजिन दिस? ब्रिज बिल्डर्स चाहिए हमें। सत्य नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट में उन्होंने ज्वाइन किया, तो बिल गेट्स का एक पॉडकास्ट आपको सुनना चाहिए। उसमें उन्होंने सत्य नडेला की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सत्य सत्या हैज अ डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज, बट सत्या's इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी हाई, एंड सत्य नडेला हैज अ वेरी कोलैबोरेटिव माइंडसेट।
माइक्रोसॉफ्ट को जो उन्होंने चैट जीपीटी के साथ कोलैबोरेट करवाया है, इट्स अ विन विन फॉर अस। हम वापस आ गए हैं। कहाँ माइक्रोसॉफ्ट खत्म हो गया था, कहाँ माइक्रोसॉफ्ट वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंपनीज। ये जो ब्रिज बिल्डिंग है, ये जो कोलैबोरेटिव माइंडसेट है, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, दुनिया का सबसे कनिंग इंसान दुनिया का सबसे कनिंग इंसान कौन? बिल गेट्स। वो कह रहा है कि मैं सत्य नडेला की इस वजह से हमने उनको लेकर आया क्योंकि उनका इमोशनल इंटेलिजेंस उनके डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज के साथ मिक्स हुआ था और उन्होंने पूरा का पूरा माइक्रोसॉफ्ट पलट के रख दिया। आपको अपने फर्स्ट सर्कल में देखना होगा, मार्केटिंग, सेल्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग और सेल्स वाले, उनमें इमोशनल इंटेलिजेंस आईक्यू से ज्यादा ईक्यू चाहिए होता है। लिख लीजिए इस बात को। की पोस्ट्स में आईक्यू से ज्यादा ईक्यू होता है। आर यू कंफर्टेबल? क्या आपको समझ में आ रही है? अब सुनना, बहुत अच्छी बात। अब मैं कैसे इसको पूरा ही टर्न करने वाला हूं। मैं कह रहा हूं कि आईक्यू से ज्यादा ईक्यू इंपॉर्टेंट है, इमोशनल क्वोशंट इंपॉर्टेंट है। घबराना नहीं है, हिम्मत से निकलना है। कल मैं होल फूड्स है ना, होल फूड्स का जो ओनर है ना, उसका कोई पॉडकास्ट नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत अच्छा बताता है, बहुत अच्छा बताता है। तो द होल फूड्स, उसके जो ओनर का मैं नाम भूल रहा हूं अभी, कोई भी पॉडकास्ट हो, मैं संडे की सवेरे 3-4 पॉडकास्ट सुनता हूं आराम से। उन्होंने कल एक बात बताई कि यार, एंटरप्रेन्योरशिप में इतनी मुश्किलें हैं कि स्टूपिडिटी के बाद आता है इमोशनल, स्टूपिडिटी के बाद आता है एंटरप्रेन्योरशिप। इस कदर दर्द से गुजर कर आदमी उभरता है कि उसको कोई बता दे कि तुम्हें इतने दर्द से गुजरना है, तो वो कभी एंटरप्रेन्योर बने ही ना। लेकिन जब बनता है तो फिर उसकी वजह से दुनिया का घर चलता है, दुनिया का घर चलता है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, ध्यान से सुनना। इमोशनल इंटेलिजेंस वाले होना चाहिए, ब्रिज बिल्डर वाले होना चाहिए, कोलैबोरेटिव माइंडसेट वाले होना चाहिए। पर मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं, बहुत सही सही जवाब देना आप मुझे। क्या आप अपने फैमिली डॉक्टर पर बहुत भरोसा करते हैं? हाथ उठा के बताइए। क्या आप अपने फैमिली डॉक्टर पर बहुत भरोसा करते हैं? क्या आपके फैमिली डॉक्टर के साथ आपका एक जज्बाती रिश्ता है? क्या आपके फैमिली डॉक्टर के साथ आपका एक इमोशनल रिश्ता है कि नहीं है? है। बहुत गहराई से सुनना मुझे बोलने यार। एक दिन ये पता चलता है कि आपको हार्ट के सर्जरी की जरूरत है। हार्ट के सर्जरी की क्या है बोलो? जरूरत है। हार्ट, ओपन हार्ट सर्जरी। क्या आपने अभी अभी नहीं कहा कि आपका एक जज्बाती इमोशन वाला रिश्ता आपके फैमिली डॉक्टर के साथ है? मेरा सवाल ये है, क्या आप अपने हार्ट की सर्जरी अपने फैमिली डॉक्टर से करवाएंगे कि हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? देखिए, आपने मुझे अभी अभी कहा कि भाई हमारा ना बड़ा लेना देना है, बड़ा इमोशनल रिश्ता है भाई, बड़े जज्बाती लोग हैं। डॉक्टर साहब क्या बिरयानी जाती हैं, डॉक्टर साहब हमारे वलीमों में आते हैं भाई, बड़ा लेना देना है, लाइन तोड़ के अंदर बुला लेते हैं साहब। मैंने तो कई बार जैकेट वैकेट सिलवाए हैं डॉक्टर साहब के लिए, ईद पे हमारे आते हैं। सब ठीक है, हार्ट की बीमारी है, 3 वॉल ब्लॉक है, बताइए इस फैमिली डॉक्टर से करवाएंगे कि हार्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे? वैसे ही आपके बिजनेस का एक हार्ट है, वो सबसे की ऑपरेशन है। वो बंद तो नब्ज बंद, और डॉक्टर ने आपको मरा घोषित कर देना, आपके बिजनेस को मरा हुआ घोषित कर देना है। उस की ऑपरेशन के लिए आपको इमोशनल इंटेलिजेंस वाले बंदे को नहीं रखना है, वहां डीप टेक्निकल एक्सपर्टीज, अपने काम में गुम हुआ हुआ इंसान, इतना डीप टेक्निकल कि उसके बस में सब कुछ है, उसे उस पोस्ट पर रखना है। 5 मिनट पहले मैं कह रहा था, कोलैबोरेटिव माइंडसेट वाला, इमोशनल इंटेलिजेंस वाला, लोगों के साथ जज्बात के साथ जुड़कर ब्रिज बिल्डिंग रिश्ता बनाने वाला, यह आपकी टीम में जरूरी है। 5 मिनट बाद मैं कह रहा हूं कि आपके फर्स्ट सर्कल में आपको एक एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट रखना होगा उस काम के लिए जिस काम के बिना आपका बिजनेस ठप पड़ जाएगा। वहां हमको शेर शायरी सुनाने वाला नहीं चाहिए, वहां लोगों को इंस्पायर करने वाला नहीं चाहिए। इमेजिन करिए आपका कोड, मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूज करते हैं, बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठे हैं। आपका कोड फट गया साहब, रात को 1:30 बजे आपने फोन कर, अरे सुन सुन सुन, क्या ऐप बैठ गया, जल्दी जल्दी जल्दी, कोड फट गया, कोड फट गया, ऐप बैठ गया। 1:30 बजे रात को बेचारा वो उठ रहा है, अच्छा अच्छा बताओ बताओ, कहा ये यहाँ यहाँ, रुको रुको मैं स्कैन कर रहा हूँ, रुको रुको मैं स्कैन कर रहा हूँ। उसकी जगह एक इमोशनल इंटेलिजेंस वाले को आपने रखा है। आपने रात को 1:30 बजे फोन किया, हेलो हाँ क्या कोड फट गया, अरे सर कोड फटने पे एक शेर सुनाता हूँ पहले, उसके बाद हाथ लगा दो। अरे बाबा कोड फट गया है, मतलब सॉफ्टवेयर अब नहीं चल रहा, ऐप बैठ गया है। सर सुनिए ना सर, इसी प्रेशर वाली सिचुएशन में, काम कंसिडरेशन पर, तूफानों में जब कश्ती फंसती, अरे नहीं रे भाई, वहां देख चल के पहले सॉफ्टवेयर में कौन सी लाइन गड़बड़ हुई है उसको ठीक कर।
मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोग भी चाहिए, लेकिन डीप एक्सपर्ट चाहिए। किस काम के लिए? उस की काम के लिए जो आपके बिजनेस की धक्का दे। आर वी कंफर्टेबल? आर वी कंफर्टेबल? 2-3 फैमिली डॉक्टर रखना है, पर एक हार्ट स्पेशलिस्ट और एक किडनी स्पेशलिस्ट भी रखना है। उसके बिना नहीं हो पाएगा गुरु, उसके बिना नहीं हो पाएगा। आज तक आप यह समझते थे कि हायरिंग का मतलब है चूजिंग द राइट पर्सन। हायरिंग का मतलब है चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद द राइट स्किल। सही है? तो एक बार ये हुआ ना कि एक सीईओ ने लिखा कि भाई हमारा ना बड़ा बैकलॉग हो गया था, बड़े बैकलॉग हो गए थे, बड़ी चीजें जमा हो गई थी, तो हमें ना एक सही इंसान चाहिए। तो हमने ना सबसे इनोवेटिव, सबसे क्रिएटिव, सबसे डैशिंग, सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे इंस्पायरिंग, सबसे अच्छे इमोशनल इंटेलिजेंस वाले को उठाकर अपनी कंपनी में रिक्रूट कर। पूछा काम क्या था? बैकलॉग क्लियर करना। तो हमने क्या किया? सबसे जोरदार, इंस्पायरिंग, उसके आने से सब लोग हिम्मत से भर जाते थे, उसको देखकर ही लोगों को हौसला बढ़ जाता था, उसको हमने रिक्रूट किया। अरे वेरी गुड। फिर क्या हुआ? कहा फिर क्या हुआ? कहा बैकलॉग और बढ़ गया। अरे भाई ये कैसे हो गया? तुमने तो सबसे अच्छे ने कहा भाई राइट पर्सन नहीं है, पूरा स्टेटमेंट है राइट पर्सन विद द राइट स्किल एट द राइट टाइम फॉर द वेरी राइट जॉब। फिर तुमने क्या किया? कहा यार फिर हमने कुछ किया। बोले क्या किया बताओ। तो बोले हम सही बंदा चुन के लाए जो बैकलॉग क्लियर करे, फिर उसने बैकलॉग रात रात भर जग के क्लियर किया। इसका मतलब है सर्दी खांसी के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट नहीं रखना है, और हार्ट की सर्जरी के लिए सर्दी खांसी वाले डॉक्टर को नहीं दिखाना। राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट स्किल एट द राइट टाइम। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? सिर्फ राइट पर्सन पे तो नहीं टिक जाओगे। राइट पर्सन पे टिक जाओगे तो फिर आ जाएगा एक अच्छा शेर सुनाने वाला। अगर आप फुटबॉल के कोच होते तो आप कैसे हायर करते? सर हम सबसे अच्छे खेलने वालों को हायर करते। कर दी ना मुसलमानों वाली बात। फुटबॉल के कोच कैसे हायर करते हैं मालूम है? क्वार्टर बैक, फॉरवर्ड सेंटर, डिफेंडर। माना कि इस मैच में सबसे ज्यादा, जहां मैं सिलेक्ट करने आया हूं, इस मैच में सबसे ज्यादा गोल जर्सी नंबर 10 ने मारे हैं, पर हमारा जर्सी नंबर 10 इससे अच्छा है। मैं जर्सी नंबर 5 क्वार्टरबैक को लेने आया हूं, और मैं इस मैच में पूरे वक्त देख रहा था कि सबसे अच्छा क्वार्टरबैक कौन है, मैं इसको ले जाऊं। आप क्या करोगे? सारे जर्सी नंबर 10 को चुनकर अपनी 11 खिलाड़ियों के बनाओगे तो ईगो टकराएंगे, उनमें से हर कोई सामने आके गोल मारना चाहेगा। नहीं, आपको क्वार्टरबैक चाहिए तो क्वार्टरबैक चाहिए। इसका मतलब है, सुनो, सर्कमस्टांसेस और डिमांड के हिसाब से हायरिंग होती है। आर वी कंफर्टेबल? और जब उसे हम अपनी टीम में लेके आते हैं ना, तो बैठकर उसकी ग्रूमिंग ऐसे करते हैं। बहुत गहरी बात बताने जा रहा हूं। किसी भी बिजनेस में अब सर्कमस्टांसेस स्टेबल नहीं रह गए। रोज एक नई टेक्नोलॉजी, रोज एक नया चैलेंज। हमें राइट पर्सन एट द राइट जॉब विद द राइट स्किल एट द राइट टाइम, इस सेंटेंस में एक वर्ड और लगाना पड़ेगा, येट अडेप्टेबल एंड वन हु कैन राइज टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। लिख लीजिए इस बात को, येट अडेप्टेबल एंड वन हु कैन राइज टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। उसका अडेप्टेबल होना भी बहुत जरूरी है, और मौका मिलने पे खड़े होना भी बहुत जरूरी है। आज के बाद ना लीडर मत चुनना। लीडर हम सबका एक है, कौन? मजहबी, सियासी, हम जानते हैं हमारे पैगंबर है। चलो इंडिया की बात करें, हमारा लीडर गांधी जी। जब गांधी जी नहीं है तो हमारा लीडर कौन? और जब वो नहीं है तो हमारा लीडर कौन? गांधी जी चिट्ठी लिखते थे अंग्रेजों को कि आई नो यू विल अरेस्ट मी एंड फ्रस्ट्रेट माई मार्च अगेंस्ट यू। आप मुझे अरेस्ट कर लोगे और मुझे मार्च पूरा नहीं करने दोगे, बट आई एम कॉन्फिडेंट व्हेन यू विल अरेस्ट मी देयर विल बी टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ देम टेकिंग माई प्लेस। मेरी जगह सैकड़ों और हजारों होंगे जो मेरी जगह मार खाएंगे और जेल जाएंगे। बात लीडरशिप की नहीं है, बात, इंग्लिश का एक वर्ड दे रहा हूं हायरिंग के वक्त याद रखना, बात कंटेक्स्ट स्पेसिफिक लीडरशिप की है। लिख लीजिए इस बात कंटेक्स्ट स्पेसिफिक लीडरशिप की है। किस कंटेक्स्ट में, किस सिचुएशन में कौन सा लीडर चाहिए, किस कंटेक्स्ट में, किस सिचुएशन में कौन सी स्किल्स मैच कर रही है ना? अमेजन ने बहुत अच्छी बात बोली, पता है? अमेजन का एक मैट्रिक है हायर करने का और प्रमोशन देने का। देखो यारो, तुम्हारी चीज है वो छीन के ले गया तुमसे। अल्लाह के रसूल ने
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऊँटनी एक गुलाम को बेचने को दी, उसने उसके ऐप बताए बिना किसी को बेच दी, वो मुल्क शाम ले गए। अल्लाह के रसूल उस ऊँटनी का पैसा लौटाने मुल्क शाम गए। उन्होंने ऐप बताया और कहा कि तुम्हारा दिया हुआ पैसा मैं वापस लाया। तो पूरे कबीले ने कहा कि हम कलमा पढ़ने आपसे आए हैं। बोले अरे क्यों? कहा हमारे यहाँ किसी ने बताया था कि इतना ईमानदार होगा कि ऊँटनी का पैसा लौटाने आएगा, तो वो आप आए हैं, हम आपके हाथ पे कलमा पढ़ना चाहते हैं। सुनना, अमेज़न प्रमोशन के लिए क्या क्राइटेरिया यूज करता है? अमेज़न का एक मैट्रिक है, उसे कहते हैं कस्टमर ऑब्सेशन मैट्रिक। लिख लीजिए इस बात को, कस्टमर ऑब्सेशन मैट्रिक। इसके तहत वो ये निकालते हैं कि किसी कस्टमर को कितना जल्दी सामान बेचा, ये नहीं, किसी कस्टमर को सामान पसंद ना आने पर कितने जल्दी हमने उस सामान को वापस लिया। किसी कस्टमर को सामान बेचना, इसे कस्टमर ऑब्सेशन मैट्रिक नहीं कहते। किसी कस्टमर को सामान बेचना, अमेज़न कहता है किसी कस्टमर को सामान नहीं पसंद आने पर हमने कितना जल्दी उसको रिफंड दिया और कितना जल्दी वो सामान वापस पिक करवाया। इस बेसिस पर हम अपने एम्प्लॉय की तनख्वाह में बढ़ोतरी या उसको प्रमोशन देते हैं। कस्टमर अमेज़न से पूछे यार तुमको लॉस नहीं है पैसा वापस लेने पे, पैसा वापस देने पर, सामान वापस लेने पर? अभी ट्रेडमिल ली थी मैंने, मोटू हो गया हूं मैं, तो किसी ने कहा ट्रेडमिल लो, तो ट्रेडमिल वापस करने के वक्त वो अमेज़न आया, पूरी ट्रेडमिल उठा के ले गया, उसमें कुछ एक डिफेक्ट था और नई ट्रेडमिल पटक के गया, रख के गया। अमेज़न कहता है वो प्रोडक्ट विन या लूज कर रहा है, लेकिन अमेज़न से ट्रस्ट बढ़ रहा है, अमेज़न से ट्रस्ट बढ़ रहा है। आपको ये सोचना होगा कि ये ट्रांजैक्शंस कितने हो रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा ये सोचना होगा कि ट्रस्ट कितना बिल्ड हो रहा है, ट्रस्ट कितना बिल्ड हो। बात समझ में आ रही है? मतलब सेल्स के फिगर को आंकड़ों में नापा जा सकता है, लेकिन ट्रस्ट बिल्ड होने को आप आंकड़ों में कैसे नापोगे? और एक बात पूछता हूं अदनान भाई से, और सब लोग जवाब दीजिए। अदनान भाई, कोई कंपनी अच्छे प्रोडक्ट से चलती है या ट्रस्ट से चलती है? अच्छे प्रोडक्ट से भी चलती है, लेकिन अच्छे प्रोडक्ट का रिपीट परचेस तब आता है जब ट्रस्ट होता है। क्या आप अपने बिजनेस में ट्रस्ट बढ़ा रहे हैं कि नहीं? और ट्रस्ट बढ़ाने का लिख लीजिए, ट्रस्ट का फॉर्मूला है ट्रस्ट इज इक्वल टू इफिशिएंसी प्लस इंटीग्रिटी प्लस इंटेलिजेंस प्लस परसिस्टेंस। इफिशिएंसी है, इंटीग्रिटी है, ईमानदारी है कि नहीं, इंटेलिजेंस है कि नहीं, परसिस्टेंस है कि नहीं। एंड इंटीग्रिटी को अंडरलाइन करिए, इंटीग्रिटी इज नॉन नेगोशिएबल। सर हमारी वॉशिंग मशीन आपको 3 साल की वारंटी देती है। अरे बाबा बाबा, मैं यही लूंगा, वो ले ली, 1.5 साल के बाद खराब हो गई, मैंने फोन किया, सर लेने वाले दिन ना उस पर एक बार कोड था, उसको स्कैन करके हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर करना था सर, आपने किया नहीं सर। अब मुझसे बड़ा उस वॉशिंग मशीन का कोई दुश्मन नहीं। अब मैंने सबको बताना ये बात कि भाई कुछ भी लेना, ये धोखा देने वाली वॉशिंग मशीन मत ले। इंटीग्रिटी इज नॉन निगोशिएबल, इंटीग्रिटी इज हॉलमार्क। इसलिए गूगल है ना, देखो गूगल हाथ बढ़ाने की दूरी पे खाना रखता है, हाथ बढ़ाने की दूरी पे दुनिया की कोई भी चीज खा सकते हो, हाथ बढ़ा। और गूगल के कंपाउंड में जब घूम घूम के हम खाना लेते हैं तो गूगल हम पे नजर रखता है कितनी इंटीग्रिटी है। हदीस लेने जो लोग जाते थे तो चेन चलती थी, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उससे काला हजरत अली, उससे काला हजरत हुसैन, उससे काला करते करते हम तक जो पहुंची पूरी चेन। उस चेन में मशहूर होता था कि एक रावी है जो रास्ते में खाता पीता है, एक रावी है उसके बारे में मशहूर होता था ये रास्ते में खाता पीता है। बस हदीस को हसन मानने से पहले 100 बार सोचते थे लोग। पूछा यार हुजूर, रास्ते में खाना पीना कब से मुमानियत है? कम मुमानियत नहीं है, पर तकवे में कमी है कि खाने को देखकर अपनी लालच नहीं रोक पाए, तो ऐसा इंसान कभी हदीस के अल्फाज बढ़ा दे या कम कर दे, हमें पता नहीं चले। गूगल खाना रखता है एक हाथ की दूरी पर और आपको देखता है कि हाउ इथिकल यू आर। लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती, वो रील बना के कहते हैं गूगल में दुनिया का हर खाना बस बाजू में मिलता है। इथिक्स इज नॉन नेगोशिएबल, इट इज नॉट नेगोशिएबल। पर अपनी टीम को हालात के हिसाब से ढालना, ऐसी टीम अरबों खरबों में किसी कंपनी को ले जाती है जो चेंजिंग प्रायोरिटीज और कंडीशंस के हिसाब से तेजी से अडेप्ट करती है। लिख लीजिए इस बात को, द टीम शुड एडजस्ट क्विकली टू द चेंजिंग प्रायोरिटीज एंड कंडीशंस। दूसरा, सवेरे मैं आता हूं ऑफिस में, अपने हर किसी का चेहरा देखता हूं, पैशन और एक्साइटमेंट चेहरे पे दिखना चाहिए। लिख लीजिए, पैशन एंड एक्साइटमेंट। क्यों? देखो
पैशन प्लस एक्साइटमेंट, मैथ्स सिखा रहा हूं, मैथ्स पढ़ा रहा हूं, पैशन प्लस एक्साइटमेंट इज इक्वल टू कैन डू एटीट्यूड। पैशन प्लस एक्साइटमेंट इज इक्वल टू कैन डू एटीट्यूड। अगर उसमें पैशन ही नहीं है, एक्साइटमेंट ही नहीं है, तो कैन डू एटीट्यूड आएगा। और सलमान साहब ने उससे सीखा मैंने, वो एक चीज देखते हैं, द पर्सन हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और आपकी टीम में वो बात कर रहा है, आपने उसको हायर कर लिया, वो आपकी टीम में बात कर रहा है, इज ही लेटिंग अदर्स टू स्पीक? क्या वो औरों को भी बात करने दे रहा है? इसका ये मतलब नहीं है कि बाकियों को भी बोलना चाहिए, नहीं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी भी नॉलेजेबल है, उन्हें भी बोलना चाहिए, नहीं। वो सबसे ज्यादा नॉलेजेबल है, लेकिन क्या वो बाकियों को बोलने दे रहा है? जवाब है हाँ। इसका मतलब है वो दूसरों के व्यू पॉइंट समझना चाहता है, उसकी सलाहियत रखता है। लिख लीजिए इस बात को, एन ए ग्रेड हायर इज द वन हु अंडरस्टैंड्स अदर्स व्यू पॉइंट, हु अलाउज अदर्स टू स्पीक, हु अलाउज अदर्स टू स्पीक। बात समझ में आ रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज। मतलब दूसरों को सुनता है, समझता है। हम गाड़ी में बैठे थे, अल्लामा कमरुज़्ज़मान आज़मी बैठे थे, उनके साथ इंडिया के सबसे बड़े उलेमा बैठे थे, पीछे मैं बैठा। मैं उन उलमाओं को जितना खतरनाक फीडबैक दे सकता था, क्यों, मेरे पास उतने ही मिनट थे। मैंने पूरी बेबाकी से बताया कि अवाम क्या सोच रही है और उलमाओं को क्या करना चाहिए। जो गाड़ी चला रहे थे वो लोग मेहमान थे, और उन्होंने मुझे भी बुलाया, वो घबरा गए। उन्होंने गाड़ी के स्टीयरिंग को पकड़े पकड़े कहा, हुजूर समीर भाई की बातों का बुरा मत मानना, ये बड़े बेबाक हैं। नहीं, समीर भाई की बातों का बुरा मत मानना, ये बड़े क्रांतिकारी हैं, इन्हें कौम का बड़ा दर्द है, आप बुरा मत मानिएगा। उन्होंने ऐसे कहा, वो बेचारे होस्ट थे। लेकिन जुत्स्पा, जिस किताब का नाम मैंने कल लिखवाया है, उसका इजराइल पूरी दुनिया पर राज कैसे करता है, उसमें इजराइल की क्वालिटीज है, उसमें चैप्टर नंबर 2 का नाम ऑडेसिटी है। जिंदा कौमों की निशानियां, उसके लोग बेबाक और सच होते हैं। मर गई वो कौम जिसमें बेबाकी या ऑडेसिटी नहीं। मर गई वो कंपनी जिसकी टीम आपस में बात करते समय बेबाक नहीं। अल्लामा इकबाल का एक शेर है, दिल में तेरे सोज नहीं, निगाह तेरी पाक नहीं, दिल में तेरे सोज नहीं, निगाह तेरी पाक नहीं, फिर इसमें अजब क्या कि तू बेबाक नहीं। पढ़ो चुस्पा जाके, किताबों के नाम पूछते रहते हो ना, पढ़ो। चैप्टर नंबर 2 ऑडेसिटी। ऑडेसिटी के चैप्टर के अंदर का कंटेंट बता रहा हूं। कहते भाई, यहूदी जिस भी टीम में काम करते हैं, यहूदी जिस भी कंपनी में काम करते हैं, ज्यूज, उस कंपनी के मालिक को बाथरूम के बाहर पकड़ के दीवार से टिका के कहते हैं कि तुम्हारी कंपनी के लिए ये जरूरी है इस वक्त। तुम्हें कोई नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं। अगर तुमने ये काम नहीं किया, तुम्हारी ये पूरी की पूरी डूब जाएगी कंपनी। इमोशनल इंटेलिजेंस में हिम्मत और बहादुरी बिना बेबाकी के नहीं आती। लिख लीजिए इस बात, इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे जरूरी है बेबाकी, सबसे जरूरी है बेबाकी।